नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है बॉन्डिंग पैरामीटर्स। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बॉन्ड से रिलेटेड हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़ने हैं, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट पैरामीटर हमें आज की वीडियो में पढ़ना है इसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ। देखिए, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके सामने। लाइक हमें कोई छोटा सा बॉन्ड बनाते हैं। लाइक हमने दो हाइड्रोजन के एटम्स को एक दूसरे से कंबाइन किया और कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। इस केस के अंदर हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे के साथ कंबाइन करके इस मॉलिक्यूल को बनाता है। तो जब आप इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस की बात करते हो, means it is the distance between the center of the two atoms which are joined together by a chemical bond। किसी केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन किए हुए दो बॉन्ड आपके एटम्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे अगर आप एक मॉलिक्यूल बनाते हो कार्बन और हाइड्रोजन का CH4 मीथेन करके, तो यहाँ पे भी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच के यानी दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ओके, यानी बॉन्ड लेंथ का सिंपल सा मीनिंग है एक बॉन्ड की कितनी लेंथ होती है। लेकिन बात ये आती है, पॉइंट ये आता है कि भी किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखिए, इनको हम वन बाय वन करके एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक अगर मैं पहला एक एग्जांपल जिसके अंदर मैं क्या करूं, एक मॉलिक्यूल बनाऊं F2 का, एक बनाऊं Cl2 का, एक बनाऊं Br2 का और एक बनाऊं I2 का। इन सभी के सभी मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पे किसी भी ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे छोटा रेडियस फ्लोरीन का है और सबसे बड़ा रेडियस आयोडीन का है। तो अगर फ्लोरीन को यानी एटम को अगर आप एक बॉल की तरह दिखाते हो तो जो सबसे छोटी बॉल है वो कौन सी है, फ्लोरीन की है। उससे थोड़ी बड़ी जो बॉल होगी वो क्लोरीन की बॉल होगी, क्लोरीन का एटम होगा। उससे थोड़ा बड़ा जो होगा वो ब्रोमीन का होगा और जो सबसे बड़ा एटम होगा वो आयोडीन का होगा। अगर आप एटम के बेसिकली बढ़ा रहे हैं साइज को, तो दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उनसे ज्वाइन करके जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी एक पैरामीटर तो ये हो सकता है कि भाई एटॉमिक रेडियस के बढ़ाने से आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए और एटॉमिक रेडियस के कम होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाए। एक दूसरे फैक्टर पे भी आते हैं। देखो, हम इस केस में हम क्या करते हैं, जिस भी एटम का एग्जांपल लेते हैं उसको कॉमन कर देते हैं। हमने क्या किया, कार्बन ले लिया। अब कार्बन के केस के अंदर आप जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी आपने देखा है एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी आप पढ़ते आए हैं। यानी अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ इथेन का, इथीन का और इथाइन का, जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर तो जो एटम का साइज है वो तो कुछ कुछ हद तक आपका बराबर ही रहेगा, क्योंकि सभी केसेस के अंदर आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कार्बन ही तो एटम है। अब अगर कार्बन ही वहां पर एटम है तो सभी का जो साइज ऑफ बॉन्ड है वो एक समान होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो और ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दो एटम को ज़्यादा क्लोज ला पाता है कंपेयर टू एक वीक बॉन्ड के। यानी ये जो कार्बन के एटम्स है ये ट्रिपल बॉन्ड के केस में एक दूसरे के ज़्यादा पास आ पाएंगे। एज ए रिजल्ट हम कहेंगे कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ये सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ शो करता है, फॉलोड बाय थोड़ा छोटा होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो सबसे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होती है इनमें वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की होती है। यानी दोनों एटम के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं और वो बॉन्ड लेंथ आपके साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड कर रहा है और साथ के साथ वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड पर भी डिपेंड कर रहा है कि भी कितने बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे
उतना ही ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, और उनके एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होने से उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस भी कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कंसेप्ट है, जो फर्स्ट जो मैंने आपका बॉन्ड के आपके करेक्टरिस्टिक्स में लिया जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो अगला भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपसे कहना चाहूँ, कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है या कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा वीकर है, वो डिटरमाइन करती है कि भी उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। यानी अगर आप उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, उसे ब्रेक करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। अब बात ये आती है कि भाई कोई भी बॉन्ड, जैसे हमने पहले पढ़ा, जिसके अलग अलग केस में वो छोटा होता है, बड़ा होता है, या मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन सभी फैक्टर का बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है। देखो, पहला केस जिसमें मैंने आपको बताया था कि भी एक F2 है, एक Cl2 है, एक Br2 है और एक I2 है, और ऐसे जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, जो आपके इन सभी केसेस के अंदर F2 की जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज़्यादा Cl2 की बड़ी है, उससे ज़्यादा Br2 की, और सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ है वो आयोडीन के केस के अंदर है, I2 मॉलिक्यूल के केस में है। अब एक छोटा सा जैसे कॉमन सेंस यहाँ लगा के देखते हैं कि भी आपको एक लकड़ी को ब्रेक करना है, और लकड़ी का साइज बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर और छोटा है। अगर आप किसी भी लकड़ी को अगर ब्रेक डाउन करते हो, जितनी वो बड़ी होती है उसे तोड़ना उतना ही आसान होता है। यानी बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, वो बॉन्ड तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा। यानी जो ये फ्लोरीन के केस के अंदर, जब आपके दो फ्लोरीन एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, तो जो शॉर्टनेस जो है इस बॉन्ड की, वो इसको स्ट्रेंथ देगी और इसे तोड़ना मुश्किल होगा। जबकि उल्टा इसके केस में, आयोडीन के केस में, जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में वो सबसे ज़्यादा बिगर बॉन्ड है, और एक बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान है कंपेयर टू एक छोटे बॉन्ड के। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो देखिए वही कॉमन सेंस हम दोबारा से लगाते हैं। आपको एक बारी में एक लकड़ी को तोड़ना है, दूसरे बार में आपको दो लकड़ियां दे दी जाए, और तीसरे बार में आपको तीन लकड़ियां दे दी जाए तोड़ने के लिए, तो आपकी कॉमन सेंस आपसे ये कहेगी कि एक बार में एक को तोड़ना आसान है। जब दो दी गई आपको तो उन्हें तोड़ना पहले के कंपैरिजन में मुश्किल है। ऐसे ही जब तीन दे दी गई आपको एक साथ, तब तीनों को तोड़ना एक साथ दो तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल है। यानी अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। यानी कोई बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि भाई वहाँ बॉन्ड लेंथ कितनी बड़ी है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उन दोनों स्पेसिस के बीच में। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है जिसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भी कोई भी बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, और अगर दो एटम के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपने ब्रेक करना हो, तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप अगर कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, और ऐसे मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। यानी मैं कोई बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, और जो बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ वो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ ए काइंड। यानी एक तरह के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि भाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो मैंने आपको बताया दो फैक्टर पे यहाँ पर डिपेंड कर रही है।
वो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे हमने कहा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ F2 की सबसे अच्छी होती है, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम, और सबसे कम वो आयोडीन के केस में होती है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। यानी सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो F2 मॉलिक्यूल की होगी, और सबसे कम जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो I2 मॉलिक्यूल की होगी। सेम ये डिपेंड करता है किस बात पर भी कि जो आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट है वो कैसी है। यानी अगर आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हो, वन मोल काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो जितने ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। यानी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ से लेके एक इसी से रिलेटेड टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 का, मीथेन का, और मैं बॉन्ड एंथैल्पी जानना चाहता हूँ CH बॉन्ड की। देखो, अब अगर मुझे CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी जाननी है, तो मुझे पहले मान लीजिए एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड बॉन्ड, उसके बाद थर्ड बॉन्ड, और उसके बाद फोर्थ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि भी जब मैं पहला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, और उसे ब्रेक करने से पहले उस मॉलिक्यूल का जो एनवायरनमेंट है, और उस पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट है, क्या वो सेम एनवायरनमेंट है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि नहीं जी, बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जब वो ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास जाएंगे, और H पॉजिटिव स्पीसीज यहाँ से रिमूव होगी। तो अगर आप एक बॉन्ड तोड़ देते हो और उसके बाद जब नेक्स्ट बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे ही जब तीसरा बॉन्ड तोड़ते हो तो फिर डिफरेंट रहेगी, चौथा बॉन्ड तोड़ते हो तो डिफरेंट रहेगी। यानी चारों बॉन्ड तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगी वो अलग अलग लगेगी। तो ऐसे केस के अंदर जो CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है, वो एक्सप्रेस की जाती है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, पहले जो आपका CH बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, जैसे अगर मैं कहूँ CH1 के लिए जो आपका डेल्टा H होगा, प्लस इसमें कर देंगे डेल्टा H, कितनी एंथैल्पी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी सेकंड CH के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, प्लस कितनी बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी थर्ड को तोड़ने के लिए, और फिर कितनी बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी चौथे CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हम इन चारों का सम करके एवरेज निकाल देंगे, और जो एवरेज आएगा वो वैल्यू हमारे उस CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। यानी हमने अभी सीखा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहते हैं और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमें पढ़ना है, इसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। हमें बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ना है। तो बॉन्ड एंगल पढ़ने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का। तो कोई हमसे पूछे कि भी बॉन्ड एंगल कहते किसे हैं, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है, इस एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। कि भाई दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होता है उसी को ही बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे अगर मैं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाऊं, तो ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यानी इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल है उसी को ही हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। यानी बॉन्ड एंगल हमें समझ में आ गया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि बॉन्ड एंगल किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, अगर आप उन दोनों को सीख लोगे तो बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। देखो, पहला फैक्टर अगर मैं बात करता हूँ जिस पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी ये डिपेंड करता है किस पे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आप इसे ऐसे समझे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल लेता हूँ OH2 का, यानी यानी H2O का, और सेम मैं एक यहाँ पर मॉलिक्यूल लेता हूँ। अब मैंने O की जगह सल्फर ले लिया, H2S मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ दोनों का जो बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे तो किसका बॉन्ड एंगल कम होगा और किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज़्यादा होगी,
उतने ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उस स्पीसीज के पास ज़्यादा होंगे। जितने ये पास होंगे तो उतना ही इनके बीच का आपस का डिस्टेंस भी कम होगा और रिपल्शन इनमें ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएगा रिपल्शन को कम करने के लिए। यानी हमें ये देखना है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये बात समझ ली तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो, ऑक्सीजन वाले ही ग्रुप में सल्फर आता है और जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाते हैं तब साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है किससे? सल्फर से। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, मीनिंग जो H2O का बॉन्ड एंगल है वो H2S से ज़्यादा होता है। यानी पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया कि भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से असर पड़ता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। वैसे ही हम सेकंड वाले फैक्टर पे चलते हैं। ये फैक्टर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए आपके एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है उस बॉन्ड एंगल के डिटर्मिनेशन के दौरान। तो देखो, अगर किसी भी स्पीसीज में मान लीजिए कि अगर मैं करूं कोई भी एक कार्बन है मेरे पास, इस कार्बन के मैंने 4 बॉन्ड लगा दिए। 4 बॉन्ड में मैं यहाँ एक केस में मैं क्या ले रहा हूँ? फ्लोरीन ले रहा हूँ 2 एटम्स को। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोरीन ले रहा हूँ मैं। ओके। तीसरे केस में मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले रहा हूँ कार्बन के साथ, और बाकी सारे के सारे मैंने हाइड्रोजन ले लिए हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि ये फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, या फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होगी, दिस वन फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, इसके अंदर क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, और तीसरे के अंदर ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन। इनकी जो बॉन्ड आपका बेसिकली बॉन्ड जो एंगल है वो किन बात पे डिपेंड करेगा? तो देखो, जो पेरिफेरल एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास आ जाते हैं। जितना ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास आएंगे उतना ही वे एक दूसरे से दूर भी तो जाते रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ता रहेगा। जितना उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा उतना रिपल्शन कम हो जाएगी, और जितना रिपल्शन कम हो जाएगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। यानी जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम्स पे। यानी पेरिफेरल एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, और वो जितने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉन्ड एंगल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैरामीटर और आज की क्लास का लास्ट पैरामीटर जो हमें पढ़ना है, इसे लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? देखो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि आपको क्या करना है, एक मोल 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है। जैसे आप बनाना चाहते हो 1 मोल सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो 1 मोल जब आप आयनिक कंपाउंड बनाओगे उसके लिए आपको 1 मोल सोडियम आयन चाहिए और 1 मोल क्लोराइड आयन चाहिए। ये दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड के 1 मोल बनाएंगे तो अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। इससे मैं एक उल्टे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आपके पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, और आप इसे तोड़ के कंप्लीटली 1 मोल सोडियम आयन में और 1 मोल क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगी इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब इसे आप समझे कि अगर आप 1 मोल सोडियम आयन प्लस 1 मोल क्लोराइड आयन से मिलके
आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हो, या इसका उल्टा आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड से 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन बनाते हो, दोनों में ही जो डेल्टा एच होगा यानी एंथैल्पी चेंज होगा, वो एंथैल्पी चेंज का मैग्नीट्यूड एक समान होगा, लेकिन एक तरफ जाते वक्त वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और दूसरी तरफ उल्टा जाते वक्त वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिएगी तो जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी लैटिस एंथैल्पी होती है 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान जितना एंथैल्पी चेंज होता है, या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के दौरान जितना एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, साथ में हमने पढ़ लिया बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहते हैं, और जो ये हम बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे थे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, इसे एक वर्ड से जानते हैं, इसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी कोई आपसे कहे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो हमने बेसिकली पढ़ लिया बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर, फिर हमने साथ के अंदर पढ़ लिया बॉन्ड एंगल, और लास्ट में हमने पढ़ा लैटिस एंथैल्पी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।